वेलकम बैक टू द लर्न डेली फिजिक्स। और जैसा कि आपको मैंने बताया, हमने पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर फाइंड आउट किया कि कैसे हमारे पास जो k की वैल्यू होती है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। और आज हमने जो हमारा फाइनल एक आप कह सकते हैं लेक्चर है, हम उसकी तरफ आ गए हैं, इख्तिताम की तरफ। कि अब समरफेल्ड मॉडल का समझें, हम उसको फाइनलाइज करने लगे हैं कि ये इसके लास्ट 1 से 2 लेक्चर बनेंगे कि जिसके अंदर हम इसकी सारी एनर्जी और इसके जो इलिप्टिकल फॉर्म्स, उसकी शेप्स हैं और वो साइजेस हैं जो इलिप्स के, या वो किन इक्वेशन से हमारे पास वो चीज़ें बनती हैं, हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो टाइम को बचाने के लिए मैंने पहले से इक्वेशंस लिख रखी हैं, पहले कुछ और फिर इससे आगे प्रोसीड करेंगे हम। तो मैं बताता हूँ कि आपको ये इक्वेशंस हमने बनाई कहाँ से, और चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो देखते हैं, पहली जो इक्वेशन हमने बनाई वो इक्वेशन स्टार्ट से मैंने लिया कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने समरफेल्ड मॉडल से एनर्जी को कैलकुलेट करना है। और एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको मैं ये बताता हूँ कि समरफेल्ड मॉडल से भी हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो सेम एज इट इज इसी तरह, हम हमारे पास मेथड तो डिफरेंट होता है, लेकिन जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो बिल्कुल वही वैल्यू आती है जो कि बोहर ने फाइंड आउट की थी। इससे पता क्या चलता है हमें, इससे पता हमें ये चलता है कि दोनों जो साइंटिस्ट थे दे आर डूइंग द राइट वर्क। कि जब कोई चीज, अगर टाइम एक ठीक है ना, फॉर एग्जांपल इट्स 10 AM समवेयर, अभी 10 बजे हैं कहीं पे, तो एक शख्स ने देख के बताया कि ये 10 बजे हैं, तो दूसरा भी क्या बताएगा कि वहां पे 10 ही बजे हैं, ठीक है, इट्स 10 AM देयर। तो वो दोनों एक ही चीज अगर बता रहे हैं तो आप कहेंगे ये दोनों का टाइम ये ठीक बता रहा है। तो इस तरह बोहर ने जो एनर्जी कैलकुलेट की, समरफेल्ड ने भी वही एनर्जी सेम एज इट इज कैलकुलेट की, लेकिन समरफेल्ड का एक मेथड अलग था, उसमें कुछ इक्वेशंस आई जिससे समरफेल्ड ने सब एनर्जी लेवल जो SPDF के लिए थे वो भी फाइंड आउट कर लिए। वो इक्वेशन क्या थी, आज हम वो इक्वेशन ड्राइव आउट करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो स्टार्ट जो मैंने लिया, स्टार्ट हमने सिंपली लिया कि E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हमने एक जो फर्स्ट लेक्चर किया था समरफेल्ड मॉडल के अंदर, वहां पे मैंने ये चीज आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करके दी थी। कैसे करके दी थी कि ये हाफ ऑफ mv² था, ये जो mv² था रेडियल पार्ट का, ये तो r डॉट है, v जो है वो r डॉट था, v ऑफ r हमारा r डॉट था, और ये जो हमारे पास था वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वो v इज इक्वल टू r ओमेगा था। हमने उनका स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास ये टर्म आ गई थी। ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने ये चीज भी फाइंड आउट डिटेल्स के साथ करवा दी है। आज मैं पीछे से इतनी ज्यादा चीजें जो उनसी लेक्चर में की हैं वो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि लेक्चर काफी लेंथी होगा आज का और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, तो एंड तक जरूर बनिए रहिएगा। तो अब हमने क्या किया, हमने ये लिख लिया, m को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे अंदर। जब m को हमने मल्टीप्लाई किया, when we multiply m here, then what happened, then we write this in the form of PR and P theta। PR की वैल्यू है हमारे पास mr डॉट, और जबकि P थीटा की वैल्यू है mr² थीटा डॉट। ठीक है, ये दो वैल्यू भी हमने प्रीवियसली फाइंड आउट की हैं। तो अब ये वैल्यूज से हमने क्या किया कि यहाँ पे जब PR था ना, हमने यहाँ पे क्या किया कि इसको m से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये क्या हो गया m² r डॉट स्क्वायर, और ये क्या बन गया सिंपली PR² ओवर m। हमने इस फॉर्म को PR की फॉर्म में लिख लिया। सिमिलरली इसको जब हमने PR² से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये भी हमारे पास क्या बन गया P थीटा स्क्वायर। मैं यहाँ पे स्क्वायर डालना भूल गया था, अभी दोबारा यहाँ पे स्क्वायर भी आता है। तो ये जो हमारे पास थी ये कूलम एनर्जी, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दो चार्जेस के दरमियान, वो है कूलम एनर्जी। और हम इसको क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक और ट्रिकी थिंग है कि हमारे पास 2 k आ गए हैं। अब आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये 2 k अलग अलग k हैं। जो कि ये वाला k है ना, ये है हमारे पास आपका जो कूलम इंटरेक्शन के अंदर कांस्टेंट हम इस्तेमाल करते हैं कि वो परमिटिविटी वाला, परमिटिविटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
जो के कूलम कांस्टेंट होता है आपका, ठीक है, ये के वो है। एक और के भी हमने पढ़ा जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा और हमने कहा वो के जीरो नहीं हो सकता। वो के कौन सा था? वो के तो था हमारे पास अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये एक बात हो गई कि दो के हैं, ये के कूलम कांस्टेंट वाला के है, ठीक है। इस के को और उस के साथ मिक्स नहीं करना, वो के एंड में आएगा तो ये वाला के उस वक्त हम खत्म कर चुके होंगे, तो इतना कंफ्यूजिंग नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको मैं बता रहा हूं कि ये के और है और वो क्वांटम जो सा हमने अज़ीमुथल क्वांटम नंबर वाला के पढ़ा वो और है, दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना आपने। तो अब हमने क्या किया, ये m यहां से कॉमन ले लिया। जब m को हमने यहां से कॉमन लिया, व्हेन वी टुक दिस m कॉमन फ्रॉम हेयर, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक इक्वेशन नंबर a दिया था। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक इक्वेशन नंबर a दी थी और मैंने आपको कहा था कि इस इक्वेशन को याद रखिएगा। इस इक्वेशन को मैं एनर्जी वाली टर्म्स जब फाइंड आउट करूंगा तो मैं उसमें पुट करूंगा। वही इक्वेशन मैंने ये लिख दी। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइंड आउट की है कि पी आर इज इक्वल टू पी थीटा ओवर आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा, और इसको हमने इक्वेशन नंबर स्मॉल ए का नाम दिया था। तो अब ये तो हो गई एक इक्वेशन। अब इस पी आर की जगह हमने ये इसकी वैल्यू फाइंड पुट कर देनी है यहां पे। ये थोड़ा सा एरो गलत हो गया, यहां पे, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमने उठा के यहां पे पुट कर दी। जब वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन बनी, हमने क्या करना है अब इस इक्वेशन के अंदर इस 1 ओवर आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए इसके साथ जो चीज है उसको हमने रेसिप्रोकल लेके सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो टर्म बनी, जो हमारे पास इक्वेशन आई, वो इक्वेशन थी जनाब ये वाली, और इसको हमने इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। इस इक्वेशन को, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसके बाद हम एक इक्वेशन और लाएंगे तो उसको हम आपस में कंपेयर करके फिर हम इक्वेशंस बनाएंगे जिससे शेप और एनर्जी हम उसकी फाइंड आउट करेंगे। तो ये इक्वेशन एक हमने इंपॉर्टेंट इक्वेशन समझे फाइंड आउट कर ली है। अब उसके बाद हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, इलिप्स की इक्वेशन पढ़ी थी। मैं थोड़ा तेज तेज जाऊंगा क्योंकि लेक्चर मैंने आपको बताया आज का थोड़ा लेंथी होगा। तो ये इक्वेशन है इलिप्स की, हम प्रीवियसली इसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर से डिस्कस करता हूं कि ये मेजर एक्सिस एसेंट्रिसिटी और ये आर। तो इसको आपने क्या करना है, सेम एज इट इज हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो फिर आर से कैंसल आउट किया, हम प्रीवियसली कर चुके हैं। तो जो आपके पास रिजल्ट आया वो ये एक इक्वेशन नंबर बी आ गई। अब हमने करना क्या, हमने सेम एज इट इज वहां पे तो हमने ये वैल्यूज पुट कर दी थी इसी वाली इक्वेशन के अंदर, लेकिन दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू पुट दैट वैल्यू, वी आर गोइंग टू चेंज समथिंग, ठीक है। हम थोड़ी सी चेंजिंग करके फिर इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है। तो चलते हैं अब उस तरफ। तो एक इक्वेशन हमने पहले पढ़ी थी, तो पहले मैं उस इक्वेशन को लिखता हूं। कहां पे थे हम जी, यहाँ पे हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि यहीं से इक्वेशन निकालते हैं यहां से ही कि 1 माइनस ई कॉस ऑफ थीटा, ये वाली जो टर्म है हमारे पास, अगर हम इस टर्म को अलग करना चाहें तो ये आएगी हमारे पास 1 माइनस ई कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर आर इंटू ए इंटू 1 माइनस एसेंट्रिसिटी स्क्वायर। यही इक्वेशन आ जाएगी अगर हम इस इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को लिखना चाहें। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि इसको उस साइड ले जाते हैं 1 को, या ई कॉस ऑफ थीटा को हम अलग कर लेते हैं। अब मैं इस चीज को इरेज करने जा रहा हूं इस साइड को, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि वो आसान चीजें थी तो मैंने इस वजह से पहले से लिख के आपको समझा दी। अब थोड़ा सा हमारे पास जो वो थोड़े से स्टेप कंफ्यूजिंग होंगे आपके लिए, इतने भी कंफ्यूजिंग नहीं है। तो ई कॉस ऑफ थीटा को हम अलग कर लेते हैं। ई कॉस ऑफ थीटा को जब हम अलग करते हैं तो ई कॉस ऑफ थीटा हमारे पास नेगेटिव साइन की तरह वो उधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर
ओवर आर। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी ई कॉस ऑफ थीटा की। अब हमें पता है कि हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर यहां से हम कॉस स्क्वायर थीटा को फाइंड आउट करें, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ई के साथ इसको मल्टीप्लाई ई स्क्वायर के साथ करें तो ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ये हमारे पास एक वैल्यू बन जाती है। अगर हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन का स्क्वायर ले लेते हैं, इस इक्वेशन का स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप एक स्टेप दोबारा से लिखिएगा क्योंकि मैं तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ये काम कर रहा हूं, तो आप अब छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप एक स्टेप इसको दोबारा से लिखिएगा कि इस इक्वेशन को नाम दे के कोई भी उसका स्क्वायर लेके तो उसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये वैल्यू अब मैं यहाँ पे पुट करने जा रहा हूं। तो जब मैं ये वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह पुट करूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू दिस टर्म 1 माइनस a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर ओवर आर होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास टर्म आ गई हैं। और अब हमने क्या करना है कि अब हमने ई स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाते हैं और इसको ई स्क्वायर साइन थीटा को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ई स्क्वायर साइन थीटा सेपरेट इस तरह होगा कि ये वाली टर्म नेगेटिव वहां चलेगी, वो वाली टर्म इधर आ गई, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस a इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर ओवर r whole square. So this is the term that we have find out and this is an equation. और अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पे स्क्वायर का ये जो फॉर्मूला है इसको ओपन कर देना है कि ये स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस b a माइनस b होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला यहाँ पे खोलना है। तो उस फॉर्मूले को जब हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी देखते हैं कि जब हम इसको खोलते हैं इस फॉर्मूले को, यहाँ पे हमारे पास ई स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल्स टू, जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आती हैं वो आ जाती है पहला ई स्क्वायर फिर माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बार वाले के साथ, प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर ओवर आर। तो ये हमने क्या है इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला सिंपली ओपन किया और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 2 स्टेप मैंने इकट्ठे किए हैं, आसान है, आप भी आराम से कर लेंगे। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसके नीचे जो है ना, दोनों के नीचे एक नेक्स्ट स्टेप आपने करना है, दोनों के नीचे क्या करना है 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा ई कॉस ऑफ थीटा के साथ इसको 1 माइनस ई कॉस ऑफ थीटा के स्क्वायर के साथ इसको 1 माइनस ई कॉस ऑफ थीटा के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, डिवाइडिंग बाय 1 माइनस ई कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। और ये स्टेप आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, मैं इसी को कर रहा हूं टाइम की कमी की वजह से क्योंकि डेरिवेशन हमारी काफी लेंथी होने वाली है। तो 1 माइनस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस वाली को तो हम इसी एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। और इसको हमने फाइंड आउट भी किया है कि ये जो ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वेशन नंबर बी है आपके पास, ये देख रहे हैं आप इक्वेशन नंबर बी। फ्रॉम इक्वेशन बी, इक्वेशन नंबर बी, and you can name it as small b, okay, and from small b, ये कैपिटल बी है, ये स्मॉल बी है, वो नजर आ रहा है आपको। तो ये जो टर्म है आपके पास, ये वाली एक टर्म, तो ये तो इस टर्म की जगह हम ये लिख देंगे 1/r स्क्वायर,
डी आर बाय डी थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, और अब ये जो हमारे पास टर्म है यहां पे जो 1 माइनस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, उसके अंदर हम ये स्मॉल वाली जो b की वैल्यू है वो पुट करेंगे। जब हम वो पुट करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो वैल्यू कुछ इस तरह से आती है कि ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस 2 into a into 1 minus e square over r, and instead of this value I am going to use this one. So when I use this value it will be 1 over r into a into 1 minus e square. Okay, now what I am going to do, I am going to divide this value separately. मैं हर एक के नीचे अलग अलग से इस वैल्यू को सेपरेटली डिवाइड करूंगा। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन बनेगी हमारे पास 1 ओवर आर स्क्वायर डी आर बाय डी ऑफ थीटा इक्वल्स टू माइनस आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। Here do I have a? Yes. One thing I am missing, I am doing mistake, is that here we have a 1 minus e cos of theta। हमारे पास यहाँ पे 1 minus e cos of theta था और यहाँ पे हमारे पास उसका स्क्वायर भी है। जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो वो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब हम इस वैल्यू को नीचे डिवाइड करेंगे हर एक के नीचे अलग अलग, कि यहाँ पे एक और टर्म मैं करता हूँ, एक स्टेप इसको करता हूँ कि इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ इस टर्म में से। जब मैं इस टर्म में से माइनस कॉमन लेता हूं तो ये माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर एक टर्म बन जाएगी, और इसके नीचे मैं ये वाला फैक्टर 1 ओवर आर स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर जब मैं डिवाइड करूंगा तो वो कटिंग होके एक वैल्यू आएगी हमारे पास। फिर ये माइनस ए स्क्वायर ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर के नीचे जो एक टर्म आएगी हमारे पास यहाँ पे वो आएगी 1 ओवर आर स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये तो पूरा फैक्टर ही कट जाएगा, दोनों फैक्टर एक जैसे हैं तो ये तो दोनों फैक्टर एक जैसे कट जाएंगे। फिर हमारे पास प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर ओवर आर के नीचे भी ये टर्म एज इट इज डिवाइड होगी। मैं प्लस इधर डालता हूं तो ये जब डिवाइड होगी हमारे पास ये वाली टर्म तो ये आएगा 1 ओवर आर स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कटिंग करके हम अगर ए को इससे काटें, ये आर स्क्वायर को आर से काटें, ये एक इससे कट जाएगा। ठीक है, ये वाली पूरी वैल्यू आर स्क्वायर से ए स्क्वायर से ये इससे कट गया। यहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ पे स्क्वायर नहीं था तो ये एक वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पे समझे 1 माइनस ई एक वैल्यू रह जाएगी कि नीचे स्क्वायर था और ऊपर स्क्वायर नहीं था। यहाँ पे नीचे स्क्वायर था ऊपर नहीं था तो नीचे जो है हमारा सिर्फ स्क्वायर कटेगा और ऊपर वाली टर्म कट जाएगी। यहाँ पे भी इसी तरह होगा, एक स्क्वायर और एक ये वैल्यू कटेगी और बाकी हमारे पास एज इट इज आर स्क्वायर जो सा वो थर्ड प्रोपोर्शन से फर्स्ट प्रोपोर्शन पे चला जाएगा। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, फाइनल इक्वेशन, वो क्या बनेगी इतनी। अब मैंने आपको बताया थोड़े से ही, इसमें एक दो दफा आप इसको करेंगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब क्या करना है हमने कि जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो बनेगी 1 ओवर आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर तीसरी प्रोपोर्शन में है, इसके समझे यहाँ पे नीचे डिवाइड में है तो वो तीसरे नंबर से पहले नंबर पे आ जाएगा और ये कट चुका है तो नीचे ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई का स्क्वायर रह जाएगा। तो डिवाइडेड बाय
ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर, और साथ में एक माइनस का साइन भी है ये वाला, वो भी आएगा। तो ये तो पूरी आप समझे वैल्यूज कट गई हैं। जब पूरी वैल्यूज कटी हैं तो ये सिर्फ -1 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -1, और इस तरह यहाँ पे क्या आया 2, और ये आर तीसरे नंबर से पहले नंबर पे आ जाएगा, +2r और डिवाइडेड बाय a इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर, a इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन जो बनी है इसको हम कैपिटल C का नाम देते हैं, और हम बताते हैं कि ये एक हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एक और बनी है, इक्वेशन नंबर C। तो अब मैंने इक्वेशन नंबर A लिखी थी और इक्वेशन नंबर C। अगर आपने इक्वेशन नंबर A लिखी है तो अगर इक्वेशन नंबर A को आप देखते हो और C को देखते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि इक्वेशन A जो सी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस जगह पे लिखी थी, तो मैंने कहा था हम उसको कंपेयर करके तो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों की अगर आप लेफ्ट साइड को देखें, आपने इक्वेशन नंबर A लिखी होगी, तो दोनों की लेफ्ट साइड के ऊपर ये 1/r² dr d थीटा होल स्क्वायर है। अगर हम इक्वेशन A और C को कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड C, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड C, तो हमारे पास ये वाली टर्म्स जब दोनों कंपेयर होके कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि 2me, उसकी जो राइट साइड थी वो लिखेंगे 2me ओवर p थीटा स्क्वेयर r स्क्वेयर प्लस 2m kg e स्क्वेयर r ओवर p थीटा स्क्वेयर इक्वल्स टू माइनस, ये वाली टर्म अभी पूरी हम उठा के लिख देंगे, -r स्क्वेयर a स्क्वेयर। आपको कंपेयरिंग तो आती होगी इक्वेशंस की कैसे की जाती है, +2 ऑफ r, यहाँ पे एक -1 भी होगा, यहाँ पे एक -1 भी आता है हमारे पास इक्वल के इस तरफ, जो -1 इस -1 से कैंसल आउट हो जाएगा। आप इक्वेशन नंबर ए देखेंगे तो उसकी जो राइट साइड है वो ये होगी, इक्वेशन नंबर सी की जो राइट साइड है वो ये होगी। ये दोनों चीजें बराबर थी तो बराबर बराबर हमने काट दी, लेफ्ट साइड के इक्वल रखी और राइट साइड के इक्वल रखी। जब राइट साइड के इक्वल रखी तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन इस तरह से आ गई है। अब हमने क्या करना है, नाउ वी आर गोइंग टू, ये आपको पावर में लग रहा होगा, इसको मैं मिटा ही देता हूँ यहाँ से, ये दोनों तरफ से मैंने मिटा दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने आर स्क्वेयर के कोफिशिएंट को और आर के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है कि अब हमने आर स्क्वेयर के कोफिशिएंट को और आर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। व्हेन वी कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वेयर, दिस टर्म विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस टर्म। तो मैं लिखता हूं यहां पे बाय कंपेयरिंग, इसको नाम दे दें डी का, इक्वेशन नंबर डी, सी तो चल रहा है, इसको इक्वेशन नंबर डी दे दें। बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ आर स्क्वेयर इन इक्वेशन डी। इक्वेशन डी के अंदर जब हम कोफिशिएंट्स को देखेंगे तो हमारे पास जो आर स्क्वेयर की टर्म लेफ्ट साइड पे है वो है ये, और जो राइट साइड पे है वो -1 नंबर के साथ आ जाएगी। तो पहली जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2me ओवर p थीटा स्क्वेयर इक्वल्स टू -1 ओवर a स्क्वेयर इंटू 1 माइनस e स्क्वेयर। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक और हमने कैनोनिकल इक्वेशन पढ़ी थी कि √1 माइनस एसेंट्रिसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू b ओवर a। अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं इस इक्वेशन का, व्हेन वी स्क्वायर बोथ इक्वेशन, दिस अंडर रूट विल बी कैंसिल आउट with this square and
दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई है, तो ये जो वैल्यू है हमने यहाँ पे इसकी जगह पुट कर देनी है। जब हम इसको इसकी जगह पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2me ओवर पी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 ओवर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो ए स्क्वायर है ए स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा और जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फाइनल इक्वेशन वो हमारे पास कुछ यूं आएगी। जब हम इस इक्वेशन को इसको दोबारा से लिखेंगे सिंप्लीफाइड करके रीअरेंज करके 2me ओवर पी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 ओवर बी स्क्वायर तो इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर डी दे दिया ई का, इक्वेशन नंबर ई का नाम दे देता हूं। तो अब हमने क्या करना है, अब हम बहुत ही क्लोज, हम अपनी डेरिवेशन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट तो नहीं कहते, काफी हद तक। अब हमने क्या करना है, हमने r के कोफिशिएंट्स को बाय r, अब मैं लिखता हूं सिंपली बाय r, हम r के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो r के जब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं तो एक ये r है और एक ये 2r और आगे की टर्म तो मैंने लिखी नहीं, 2ra इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म थी साथ। तो जो वो r के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2m के z ई स्क्वायर, ये k जो सा है ये कूलम वाला k है, ठीक है, ओवर p थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ओवर a 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे बी स्क्वायर वाली, तो m के जी ई स्क्वायर ओवर पी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 over a into b square over a square, so this square will be cancelled out with this one and this a will go up and it will be a over b square m k z e square over p theta square. So this is our equation, m k z e square over p theta square is equals to a over b square, and इसको हम इक्वेशन नंबर f का नाम देते हैं। और ये जो इक्वेशन f है, अगर आपको सही से नजर आ रही है, ये वाली इक्वेशन आ रही है, तो इस इक्वेशन के अंदर ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन छुपी है कि क्या साइज और शेप होगी। तो इस इक्वेशन को जहन में रखना है कि साइज और शेप को जब हम डिस्कस करने आगे करेंगे तो हम इसी इक्वेशन f का हवाला लेंगे। तो अब चलते हैं। तो अब हमने क्या किया, मैंने टाइम की कमी की वजह से फिर से इक्वेशंस को दोबारा लिख लिया। हमने इक्वेशन ई और एफ को फाइंड आउट किया, ये रही ई और ये रही एफ। अब हमने क्या करना है कि हमने इस एफ का स्क्वायर लेना है और इस ई इक्वेशन को इस एफ के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी जो आपको बोर्ड पे नजर आ रही है। इस इक्वेशन को हमने जब इसके ऊपर ये स्क्वायर को खोलेंगे, ये जो हमारा स्क्वायर है दोनों तरफ, इसको हम खोलते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कुछ यूं बन जाती है। तो अब क्या है कि यहाँ पे m स्क्वायर इस m से कट जाएगा, ये पीस जो पावर 4 है ये इस स्क्वायर से कट जाएगा, तो बाकी कोई भी टर्म यहाँ पे नहीं कटती। इस तरफ ये स्क्वायर वाली टर्म यहाँ 4 के साथ कट के ये सिर्फ स्क्वायर रह जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारे पास जो बकाया चीजें आएंगी, जो बच के चीजें आ जाएंगी, वो ये आ जाएंगी। यहां से हमने क्या करना है, हमने ई को सेपरेट कर लेना है। ये यहाँ से डिनोमिनेटर में है, राइट साइड पे जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये जो सा है बाकी 2p स्क्वायर यहाँ पे नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो k मैंने आपको बताया, तो ये k है हमारे पास कूलम कांस्टेंट, ठीक है, जो हमारे पास हम कूलम लॉ के अंदर पुट करते थे
जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, ये के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये वो के है जो हम पुट करेंगे इस जगह पे, के स्क्वायर की जगह पे। और ये जो के है ना, ये वाला के, क्योंकि हम अब के को अब 2 के आए हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर जो मेरा इससे पार्ट 3 है आई थिंक, उसके अंदर मैंने बताया था कि के क्यों नहीं 0 हो सकता। वो के कौन सा था? एजिमुथल क्वांटम नंबर था, और वो के ये वाला है। ये के अब हम खत्म करेंगे और इस वाले के को हम पुट करेंगे। तो अब जो के होगा इस इक्वेशन में, इसके बाद ये के एजिमुथल वाला, ये के एजिमुथल वाला, ये के जो था जो यहाँ पे हमने अब पुट कर दिया है। देखें कि जब हमने एजिमुथल क्वांटम वाला के पुट किया तो हमने पहले वाला के खत्म कर दिया, ताकि दो के एक जैसे होके हमें कंफ्यूज ना करें। हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। जब हमने यहाँ पे के की वैल्यू पुट की, ठीक है, कि ये e माइनस एम जी स्क्वायर E4 ओवर के स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास हमने के की वैल्यू पुट की 1/4, के का स्क्वायर था तो के का स्क्वायर क्या आ गया? के का स्क्वायर हमारे पास आया 1/4 स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 इंटू 2 32, हमारे पास पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। और यहाँ पे पी थीटा की हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी लेक्चर नंबर, जब समरफेल्ड का पार्ट 1 था उसके अंदर हमने पी थीटा की वैल्यू फाइंड की थी के एच कट, और एच कट बराबर होता है h/2 पाई में, जहां पे मैंने आपको बताया था कि बोहर के इसने पोस्टुलेट को दोबारा से रिकवर कर लिया है। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, ये पी थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और ये वाली के की जो वैल्यू थी, ये वाली के स्क्वायर की ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दी। अब हमारे पास ये जो b ओवर a था, इसको हम लिख सकते हैं ये इस वाली इक्वेशन से कि b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर किसके बराबर होगा? हमारे पास इस इक्वेशन से के स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया वो के स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर इसकी जगह। पुट करने के बाद, कटिंग करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन फाइनल बचती है वो ये वाली इक्वेशन बच जाती है। अब मुझे पता है आप लिख लिख के थक गए होंगे, मैं खुद काफी दफा इसको लिख चुका हूं, तो मैं खुद भी थक चुका हूं, लेकिन हमें एनर्जी के लिए चलना है। एनर्जी यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं, एनर्जी हमारे अंदर भी होनी चाहिए। तो ये जो एनर्जी है, ये आप समझे हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को हमने बोहर मॉडल से थोड़ा सा कंपेयर करना है और हमारा आज का काम खत्म। तो ये जो एनर्जी है अब हमारे पास, अब मैं बोहर के मॉडल लिखता हूं यहाँ पे साइड पे करके। तो बोहर मॉडल की जो हमारे पास एनर्जी हमने फाइंड आउट की थी, जो मैंने आपको बोहर की एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का टॉपिक करवाया। अगर आप एक एक टॉपिक मेरा साथ साथ करते आ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी कोई मसला परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप मेरा लेक्चर स्किप कर रहे हैं तो मैंने पीछे बहुत सी चीजें करवाई हुई हैं। तो ई ऑफ एन जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी में आया था वो ये था कि माइनस एम के जी, या जी को बाहर लिख लेंगे, एम के स्क्वायर E4 ओवर 2 एच कट स्क्वायर जी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। ये हमारे पास क्या थी? मैंने बताया था ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन है, और इसकी वैल्यू क्या हमने बताई थी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया था। और हमारे पास हमने बताया कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है जी स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है एन स्क्वायर के। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब हमने इसको इस फॉर्म में मैं लिख के आपको दिखाता हूं। मैं बताता हूं कि कैसे दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों ने एक ही चीज कैलकुलेट की। जैसे मैंने बताया कि टाइम अगर एक जगह पे टाइम किसी से पूछना है, दो शख्स से पूछें और वो एक ही टाइम बताता है, तो इसका मतलब ये है कि वो टाइम ठीक बता रहे हैं, दोनों टाइम ठीक बता रहे हैं और एक्चुअली ही वो एनर्जी है। तो दोनों समरफेल्ड और बोहर ने दोनों ने कैसे एक ही एनर्जी कैलकुलेट की उसको देखते हैं। तो अब यहाँ पे एम के की अगर आप वैल्यू पुट कर देना तो के स्क्वायर क्या आएगा? E4, और के स्क्वायर की अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो वो होती है 16 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2। एच कट को अगर मैं एच में लिखता हूं क्योंकि वहां पे एच में, तो एच कट हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। दिस पाई स्क्वायर विल बी कैंसल आउट विद दिस वन एंड दिस 4 इंटू 4, एंड यहाँ पे हमारे पास एक के स्क्वायर भी है यहाँ पे,
ये के स्क्वायर ऊपर वाला, इसको अगर हम खोलते हैं तो ये आ जाता है 1/4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। यहाँ पे एक एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सिर्फ मिसिंग है कि यहाँ पे हमने जो ये ई के स्क्वायर खोला तो वो आ गया 1/16 पाई स्क्वायर, और ये जो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर था ये मिसिंग था, ये मैंने लिख दिया, और साथ जी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर उसी तरह लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये आ गया ME4, देखें तो माइनस का साइन भी था साथ, -ME4, 4 into 2 equals to 8, pi square cancel out with the pi square, and this is 8 square epsilon naught square z square over n square। तो ये एनर्जी थी जो बोहर ने फाइंड की, और ये एनर्जी है जो समरफेल्ड ने फाइंड की। दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों एक जैसी हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसी आई। ये वाली जो इक्वेशन आई हमारे पास और ये वाली जो इक्वेशन आई, ये दोनों की इक्वेशन सेम आई, और हमें पता चला कि ये जो एनर्जी फाइंड आउट हुई है एटम के लिए या हाइड्रोजन के लिए, कि दोनों का ड्रॉबैक ये है कि दोनों एक एटम उसको बताते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और दोनों ने सेम एनर्जीज बताई समरफेल्ड और इसने, और पता चल गया हमें हाँ एनर्जी तो यही फाइंड आउट होती है कि दोनों ने सेम फाइंड आउट कर दी। अब हमने वो जो इक्वेशन मैंने आपको बताई, हमने एफ फाइंड की, उससे साइज और शेप का पता लगाना है। वो नेक्स्ट लेक्चर छोटा सा होगा, उससे हमें पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो बाय।